हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ECO 401 इकोनॉमिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट MCQs फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, और इस MCQs की फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी। तो जो पहला MCQ है वो है द कॉन्केव शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई इलस्ट्रेट। जो कॉन्केव शेप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जिसको PPC कर्व कहा जाता है, दो गुड्स के लिए होता है एक्स और वाई के लिए। सो वो क्या इलस्ट्रेट करता है? तो कॉन्केव शेप होने की वजह से वो इलस्ट्रेट करता है, इस चीज़ को शो करता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों गुड्स के लिए, एक्स गुड्स के लिए भी, गुड के लिए भी और वाई गुड के लिए भी। उसके बाद है फिर व्हेन कॉलेज स्टूडेंट लीव टाउन फॉर द समर, जब कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो टाउन को छोड़ देते हैं समर के लिए, तो जो डिमांड फॉर मील होती है लोकल रेस्टोरेंट पे वो गिर जाती है क्योंकि वो छोड़ देते हैं। सो उससे फिर क्या होगा कि दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो नीचे आ जाएगी, और क्वांटिटी जो होगी मील की, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो लीव कर चुके हैं समर के लिए, समर की वजह से। सो डिक्लाइन जो है हो डिमांड गिर चुकी है मील की इस वजह से। उसके बाद है डिमांड कर्व इज प्राइस इलास्टिक। एक डिमांड कर्व जो है वो प्राइस इलास्टिक होगा कब? जब चेंज इन डिमांड जो है प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगी चेंज इन प्राइस में। प्राइस में चेंज इतना नहीं आ रहा जितना चेंज इन डिमांड में आ रहा है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है प्राइस के मुकाबले में। सो डिमांड का जो है वो प्राइस इलास्टिक हुआ। उसके बाद है द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। न्यूमेरिकली तौर पे मेजर करना जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, नंबर्स के अंदर मेजर करना, वो क्या है? एक्चुअली यूटिलिटी है। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा हो शायद। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर टू गुड्स। तो इनमें से कौन सा जो वो ट्रू है प्राइस कंजम्पशन कर्व एक्स गुड के लिए? सो वो है कि इट रिप्रेजेंट ओनली दोस मार्केट बास्केट दैट आर ऑप्टिमल फॉर गिवन प्राइस रेशियो। सो ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ उस मार्केट बास्केट को जो कि ऑप्टिमल है गिवन प्राइस रेशियो के लिए और प्रेफरेंस पैटर्न। देयरफॉर डिमांड कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम इट। सो इसी वजह से डिमांड कर्व जो प्लॉटेड किया जा सकता है, प्लॉट किया जा सकता है उससे। सो मार्जिनल प्रॉफिट किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। नॉर्मली भी प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है जब रेवेन्यू में से हम कॉस्ट निकालते हैं। सो मार्जिनल प्रॉफिट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू में से जब हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल देंगे। उसके बाद सप्लाई कर्व फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज, एक कॉम्पिटिटिव फर्म की जो सप्लाई कर्व होता है वो इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अबव है द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। उसके बाद है मार्केट विद फ्यू बैरियर एंट्री बैरियर्स। एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर बहुत कम जो है वो एंट्री बैरियर है, यानी फर्म्स के अंदर फर्म्स जो है वो दाखिल हो सकती हैं, उनके बहुत कम बैरियर्स का उनको सामना करना पड़ेगा। एंड विद दैट मैनी फर्म्स दैट सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और वहाँ पे कई सारी फर्म्स है, बैरियर्स कम होने की ऐसे फर्म्स भी कई सारी होती हैं, वो सेल करती हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। और वो कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। उसके बाद है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एक ऐसी मार्केट जहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में स्ट्रेटेजिक तौर पे सोचना होता है और वहाँ पर कंपटीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। उसके बाद है फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट। सो कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और नेट एक्सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बनती हैं? कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड का। एक तो डिमांड होती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड पूरी जो टोटल डिमांड होती है, सो ये तमाम चीज़ें एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स हैं, उसके हिस्से हैं। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज रिप्लेस्ड बाय एज द डोमिनेंट थ्योरी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। क्लासिकल इकोनॉमिक्स को किसने रिप्लेस किया था? वो रिप्लेस किया था केन्जियन इकोनॉमिक्स ने, क्योंकि क्लासिकल जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान सोल्यूशन नहीं दे पाए थे, इस वजह से केन्जियन इकोनॉमिक्स आ गई थी क्लासिकल की जगह पे। उसके बाद सोर्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज, जो सोर्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में वो क्या है? चेंजेस इन द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है उसमें चेंज आना फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रेफर टू। जो टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की, वो किसके लिए, किसको रेफर किया जाता है? यानी कि इसका मतलब हुआ डिक्लाइन इन ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स, डिक्लाइन आना, गिरना जो इंटरनेशनल ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं।
अच्छा, अब है आपके सामने M1 कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ, जो M1 कंपोनेंट है मनी सप्लाई का, इसके अंदर M1 और M2 वगैरह होते हैं। सो जो M1 है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पेपर करेंसी आएगी, कॉइन्स आएंगे और चेक राइटिंग डिपॉजिट आ जाएगा। उसके बाद फिर व्हेन वन प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट विद फ्यूअर इनपुट्स, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर, जब एक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर सकता है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट कम इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। सो कम इनपुट से जब वो गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, सो इनमें से क्या होगा, सो एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा जब एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्यूअर इनपुट के साथ, कम इनपुट के साथ। उसके बाद है व्हाट वुड रिजल्ट फ्रॉम अ डेप्रिसिएशन ऑफ द पाउंड इन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या नतीजा निकलेगा जब डेप्रिसिएशन होता है, पाउंड डेप्रिशिएट कर जाता है ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पाउंड की जो वैल्यू है उसके अंदर कमी आ गई, डॉलर के मुकाबले में सपोज कमी आ गई है पाउंड की जो वैल्यू है। डेप्रिशिएट जब भी कोई करेंसी होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है, जब उसकी वैल्यू में कमी आएगी तो क्या होगा, अ प्राइस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंप्यूटर, जो इम्पोर्टेड आइटम होता है वो हमेशा महंगा होता है। जब भी कभी कोई करेंसी किसी भी कंट्री की करेंसी के अंदर कमी आती है तो इम्पोर्टेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें उनकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई, इस वजह से प्राइस बढ़ जाएगी इम्पोर्टेड कंप्यूटर्स की। उसके बाद है द न्यूज ऑन दी टेलीविजन रिपोर्ट्स दैट द डॉलर हैज स्ट्रेंथेंड रिलेटिव टू द जापानीज येन, यानी कि डॉलर मजबूत हो गया जापानीज येन के मुकाबले में। जब डॉलर मजबूत हो जाता है हो गया जापानीज येन के मुकाबले में, सो इसका मतलब हो गया कि डॉलर के नाउ परचेज मोर येन, ज़्यादा मजबूत हो जाएगी एक करेंसी किसी दूसरी के मुकाबले में, तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा परचेज कर सकेगी। जब भी डॉलर ज़्यादा मजबूत होगा किसी भी करेंसी के मुकाबले में तो डॉलर से आप उस करेंसी को ज़्यादा खरीद सकते हैं। येन के मुकाबले में मजबूत होगा तो येन ज़्यादा खरीदे जा सकते हैं, रुपीज़ के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होगा तो ज़्यादा रुपीज़ खरीदे जा सकते हैं। सो इन कीनसियन इकोनॉमिक्स इफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर लेस देन द एग्रीगेट आउटपुट, देन अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एग्रीगेट आउटपुट के मुकाबले में, सो एग्रीगेट आउटपुट जो है क्या होगा, इजाफा होगा, इंक्रीजेस। और इन द कीनसियन क्रॉस मॉडल द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन हैज अ स्लोप ऑफ लेस देन 1, एक से कम। अच्छा, डिमांड जो है वो इलास्टिक है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिक तब होगी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा होगी। जब एक से ज़्यादा होती है तो तब जो है वो इलास्टिक होगी। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ यूनिट इलास्टिक, जब इक्वल टू 1 होती है तो तब तो यूनिट इलास्टिक होती है, लेकिन इलास्टिक होगी डिमांड जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्टल्स, कार्टल्स के बारे में, कार्टल्स जो है वो क्या होता है। सो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दीज आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंट फर्म्स, ऐसी फर्म जो इंटरडिपेंडेंट है और प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, एक जैसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो और एक साथ मिल के काम करती हैं ताकि प्राइस बढ़ाएं और रिस्ट्रिक्ट करें आउटपुट को लिमिटेड कर दें, प्राइस बढ़ाएं। और कम फर्म्स जो एक दूसरे से कॉम्पीट करने वाली फर्म्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं एक्चुअली, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। जहाँ वो एक तरफ कंपटीशन करती हैं एक दूसरे से, अगर कंपटीशन में होती तो वो कस्टमर को फ़ायदा होता और कस्टमर को कम प्राइस में चीज़ें मिलती, लेकिन जब वो आपस में मिल जाती हैं तो कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इनके आउटपुट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती है, कमी पैदा कर देती है आर्टिफिशियली तौर पे कंपनीज कार्टेल जब बनाती हैं वो, ताकि प्राइस बढ़ा सकें। उसके बाद आफ्टर द कॉल्यूजन जब हो जाता है, सो ओलिगोपोलिस्ट आर एबल टू, जब कॉल्यूजन हो जाता है तो ओलिगोपोलिस्ट क्या कर सकते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं आउटपुट और देयरफॉर अटेन द मोनोपोली प्रॉफिट। ओलिगोपोली फर्म्स आपस में एक तरह से कॉल्यूजन करने के बाद मोनोपोली बन जाती हैं। ओलिगोपोली के अंदर कम फर्म्स होती हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कॉल्यूट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो प्राइस बढ़ाती हैं, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं और मोनोपोली प्रॉफिट अर्न करती हैं। और यही पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल की फर्म्स हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली, वो यही करती हैं पाकिस्तान में। इसी वजह से यहाँ पर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और प्राइस को जो है वो बढ़ाया जाता है।
उसके बाद which of the following statement is true and true about the difference between the nominal and the real gross domestic product. So डिफरेंस बताना है जो नॉमिनल और रियल जीडीपी है इनके दरमियान फ़र्क है. नॉमिनल जीडीपी और रियल में, रियल तो यानी कि असली जीडीपी और नॉमिनल यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फ़र्क है इन दोनों में. सो रियल जीडीपी को मेजर किया जाता है यूजिंग कांस्टेंट बेस एयर प्राइसेस को. जीडीपी जब रियल होती है जब उसको मेजर करते हैं तो हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, प्राइस को चेंज नहीं कंसिडर करते हैं. जब एक साल से दूसरे साल की जीडीपी हम मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे. जो एक साल का प्राइस है, बेस ईयर का जो प्राइस है, उसी को लेंगे हम अगले साल के लिए भी. लेकिन नॉमिनल जीडीपी के अंदर करंट मार्केट प्राइसेस होते हैं. सो नॉमिनल जीडीपी जो है वो एडजस्टेड नहीं होती इन्फ्लेशन को. जो भी प्राइस चल रहे हैं अब, क्योंकि प्राइस के अंदर इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट प्राइस के अंदर, करंट प्राइस में महंगाई जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी के अंदर काफ़ी फ़र्क आता है. सो नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है. जब भी मैं जीडीपी फ्लक्चुएट करती है और बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, हालांकि वो असल में जीडीपी नहीं बढ़ रही होती. असल में जीडीपी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. सो इफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, अब वही बात यहाँ पर आ रही है कि अगर प्रोडक्शन जो है वो सेम रहती है और ऑल प्राइसेस डबल, तमाम प्राइस जो है वो डबल हो गए, प्रोडक्शन रही सेम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन. सो क्या होगा कि जब प्रोडक्शन सेम रही, तमाम प्राइसेस जो है वो डबल हो गए, सो रियल जीडीपी बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, चीज़ें उतनी बन रही हैं जितनी पहले बन रही थी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी डबल हो जाएगी. ये कहा जाएगा, गवर्नमेंट दिखाएगी कि हमारी जीडीपी जो है वो डबल हो गई, हालांकि वो असल जीडीपी डबल नहीं हुई बल्कि नॉमिनल डबल हुई है, सिर्फ नंबर्स के अंदर वो डबल हो गई है जबकि असल में नहीं हुई. उसके बाद है फर्म ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹1000. फर्म ए जो है वो प्रोड्यूस करती है कॉटन जिसकी वर्थ है, वैल्यू है 1000, और वो सेल करती है फर्म बी को, और उससे फर्म बी जो है वो यान बनाती है जिसकी वर्थ होती है 1500 की, और वो सेल कर देती है फर्म सी को, और फर्म सी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है क्लॉथ्स को जिसकी वर्थ होती है 2500 और कंज्यूमर को बेचती है. तो वैल्यू एडेड जो यहाँ पर इसमें है वो है 1000 प्लस 1500 प्लस 2500, क्योंकि 3 ट्रांजेक्शन हो रही हैं यहाँ पर, 1000, 1500 और 2500. तो जो टोटल यहाँ आई वैल्यू वो है 5000 की. लेकिन ये जीडीपी नहीं होगी. जीडीपी यहाँ पर जो आखिर में बेची जा रही है प्रोडक्ट वो होगी इनके 2500. सो लेकिन यहाँ पे वैल्यू एडेड की बात की जा रही है तो 1000 प्लस 1500 प्लस 25 इज इक्वल टू 5000. सो यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हो रही हैं, 1000, 1500 और 2500 की. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर पेमेंट. सो इनमें से कौन सी ट्रांसफर पेमेंट है. सो पेमेंट मेड टू हाउस वाइफ, ये भी है. पॉकेट अलाउंस टू चिल्ड्रन, ये भी है, बच्चों को जो अलाउंस दिया जाता है, और मेंटेनेंस अलाउंस टू ओल्ड पेरेंट्स, ये भी है. सो ये तमाम ट्रांसफ़र पेरेंट्स हैं, सॉरी ट्रांसफ़र पेमेंट है, जितने भी ऑप्शंस हैं. उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड द वेज रेट इज. जो रिलेशनशिप होता है जो लेबर प्रोवाइड करते हैं, आवर्स और जो वेज रेट होती है, इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव होता है. दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं, यानी कि अगर वेज रेट बढ़ेगी तो लेबर जो आवर प्रोवाइडेड होते हैं वो भी बढ़ेंगे. सो मार्केट फेलियर्स कब होता है. मार्केट फेलियर्स अकर्स व्हेन कॉम्पिटिटिव मार्केट डू नॉट अचीव इक्विटेबल आउटकम्स. जब इक्विटेबल आउटकम्स कॉम्पिटिटिव मार्केट अचीव ना कर पाए तब भी नहीं होगा, सॉरी तब भी होगा. और कॉम्पिटिटिव मार्केट डू नॉट अचीव एफिशिएंट आउटकम, जब कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एफिशिएंट आउटकम भी अचीव ना कर सकें और गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू इंटरवीन इन द मार्केट. सो इन तीनों सिचुएशंस में मार्केट फेलियर्स जो है वो हो सकता है. उसके बाद है ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड एंड द प्राइस लेवल इज नॉन. एक ऐसा ग्राफ जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस डिमांड, जो डिमांड है टोटल गुड्स और सर्विस उसको, और जो प्राइस लेवल है उसको दिखाता है, वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व. एग्रीगेट एक डिमांड कर्व है, वो टोटल क्वांटिटी को नहीं दिखाता, वो सिर्फ क्वांटिटी और को दिखाता है. लेकिन जब टोटल की बात की जाती है तो वो एग्रीगेट की बात की जा रही है. उसके बाद है फिर चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन wages, raw material, government spending, government regulation that increase the cost of doing business. So इसका जवाब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से चेंजेस आ सकती हैं जो एग्रीगेट डिमांड होती है, टोटल जो डिमांड होती है.
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। सो MPC किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो बराबर है 1 - MPS के, 1 - MPS के। उसके बाद इफ द गवर्नमेंट विशेस टू अचीव अ फुल एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज शुड इट अडॉप्ट। अगर गवर्नमेंट जो है वो अचीव करना चाहती है फॉल आना, गिरना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी, सो इनमें से कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उससे कमी आएगी अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद इन द लॉन्ग रन सस्टेन्ड इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, लॉन्ग रन के अंदर जो सस्टेन्ड इन्फ्लेशन होता है वो किस वजह से होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द मनी ग्रोथ रेट, कंटिन्यूस जो इंक्रीज होता है मनी ग्रोथ रेट में। उसके बाद है सिचुएशन, द सिचुएशन एक्चुअली व्हेन अ कंट्रीज इंपोर्ट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट्स, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है एक्सपोर्ट कम हो रही है तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट आएगा, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है एक्सपोर्ट कम हो रही है। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर हाईवेज, स्कूल्स, नेशनल डिफेंस इज इंक्लूडेड इन विच कंपोनेंट ऑफ GDP। सो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है हाईवे के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, नेशनल डिफेंस के ऊपर, सो वो GDP का कौन सा कंपोनेंट में है, वो है गवर्नमेंट परचेजेस में। उसके बाद है इफ गवर्नमेंट हैज़ अ बैलेंस बजट, इफ गवर्नमेंट का बजट जो है वो बैलेंस होगा, बैलेंस बजट होगा, ना डेफिसिट होगा ना सरप्लस होगा, कब, जब टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होगा उसके टोटल एक्सपेंडिचर के, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है यानी कि। उसके बाद टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम इज नॉन एज, जो टैक्स होता है इंडिविजुअल इनकम के ऊपर, एक शख्स की अपनी इनकम के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स, क्योंकि वो एक शख्स की अपनी इनकम के ऊपर होता है। उसके बाद इन द पीरियड ऑफ बूम, बूम का जो पीरियड आता है ट्रेड साइकिल में, क्रेडिट क्रिएशन इज हैवी होती है। उसके बाद है टू डिटरमाइन वेदर एन इकोनॉमी आउटपुट इज ग्रोइंग और श्रिंकिंग वन मस्ट कीप ट्रैक ऑफ। सो ये जानने के लिए कि एक इकोनॉमी का आउटपुट जो है उसमें वो ग्रो कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, तो उसके लिए किस चीज़ का ट्रैक किया जाएगा, किस चीज़ को ट्रैक किया जाए। सो उसके लिए चेंजेस इन रियल GDP, क्योंकि रियल GDP से ही पता चलेगा कि आउटपुट के अंदर इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, नॉमिनल GDP से पता नहीं चलेगा। वो तो नॉमिनल GDP तो तब भी बढ़ जाती है जब प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के, सो उससे आउटपुट का पता नहीं चलता। असल जो पता चलता है वो रियल GDP से पता चलता है, रियल GDP ही बताती है कि कितना आउटपुट के अंदर इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद सपोज द प्राइस ऑफ रेल टिकट्स, जो रेल है रेलवे, उसके टिकट की प्राइस में कमी आ गई, तो क्या होगा, डिमांड जो है एयरलाइन ट्रेवल, क्योंकि अब जब उसकी प्राइस में कमी आई है तो जो एयरलाइन से जाने वाले कई सारे लोग हैं वो चाहेंगे कि वो रेल से चले जाएं। सो उससे क्या होगा, जो डिमांड कर्व होगा एयरलाइन ट्रैवल का वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, उसमें कमी आएगी। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड इफ देयर इज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, PPF कर्व जो होता है, PPC या PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कब, जब इंक्रीज होती है, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जब इजाफा होता है प्रोडक्शन के अंदर तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाता है। ये इसी चीज़ को शो करता है, असल में प्रोडक्शन को ही शो करता है ये कर्व। ये कर्व जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कर्व उतना ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। So उसके बाद which of the following is not included in the perfect information assumption of the perfect competition। So इनमें से कौन सा शामिल नहीं है जो perfect information assumption है perfect competition का, वो है कि consumer can anticipate price change, ये नहीं है। बाकी consumer know their preferences, consumer know their income level and the consumer know their price available। उसके बाद है suppose a monopolist set his output at a level where the marginal revenue, marginal cost and the average total cost are equal। monopolist ने जो है वो सेट किया आउटपुट लेवल के ऊपर जहाँ पर marginal revenue, marginal cost और average total cost बराबर है। सो इस केस में इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको ECO 401 इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाए गए फाइनल टर्म के लिए। आपको अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक भी दिखाई दी उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये जो फाइल है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए।